स्वस्ति समेभ्यः। द्वाशीतितमं पद्यं नैषधीयचरितमहाकाव्यस्य प्रथमसर्गगतमिदं। वन विहार करते समय जो राजा ने प्राकृतिक सौंदर्य, पेड़ पौधे, पुष्प इत्यादि देखे, तो उसके अंतर्गत ये एक पद्य जो है, राजा ने अभी अनार का दाडिम अनार को देखा, अनार के वृक्ष पर ऐसे जो है, तो विदर्भ शुभ्रूस्तन तुंगताप्तये घटानिवापश्यदलं तपस्यतः फलानि धूमस्य धयानधोमुखान् सदाडिमे दोहदधूपि निद्रुमे। विदर्भ शुभ्रू स्तन तुंगता आप्तये घटान इव अपश्यत, घटान इव अपश्यत। ये घटान इव अपश्यत अलम तपस्यतः, घटानिवापश्यदलं तपस्यतः फलानि धूमस्य धयान अधोमुखान, फलानि धूमस्य धयान अधोमुखान। सह दाडिमे दोहद धूपि निद्रुमे। दृश्य ये है कि राजा ने अनार का वृक्ष देखा। वृक्ष के ऊपर अनार लटके हैं। अनार जो हैं नीचे की ओर मुख है उनका, और अनार के वृक्ष पर बहुत ज़्यादा फल लदे हुए हैं। तो फलों की अधिकता को कवि ने धूप की, ये धूप सनशाइन वाली धूप नहीं, सूर्य की धूप की नहीं, धूप जो धूप का जैसे धुआं होता है ना, छल्लेदार, जैसे उसमें फाइबर्स वगैरह की तरह नज़र आता है, तो धूप की तरह उसको लग रहे थे। ये धूप का अभिप्राय पहले समझ लेना, ये आतप वाला जो है ना, सनशाइनिंग वाले अर्थ में नहीं है। धूप जो पूजा इत्यादि में धूप काम आती है, उसका धुआं जैसे होता है गहराया हुआ। दृश्य उपस्थित हो गया कि अनार का वृक्ष, भरपूर उस पे फल, फाइबर्स जो उसके हैं, तंतु, फल समृद्धि इत्यादि से भरपूर होने के कारण ऐसा लगता था कि जैसे धुआं उठ रहा है। अनार का मुख नीचे है, तो वो कैसे लग रहे थे कि घटान इव, जैसे घड़े नीचे की ओर मुख करके तप रहे हों। घड़े को जैसे बनाकर भट्ठी में आंच देने के लिए तपाया जाता है, तो नीचे की ओर मुख कर दिया जाता है। अब घड़े को मस्तिष्क में एक छवि बनाओ। घड़ा, घट जो कुंभ है, उस कुंभ को नीचे की ओर मुख किया, नीचे तप रहे हैं, धुआं इत्यादि सब आ रहा है। उसकी तरह लग रहे थे अनार। अनार कैसे हैं? वृक्ष है, वृक्ष पर अनार है, अनार का मुख नीचे है, और वो भरपूर जो फल समृद्धि है वृक्ष की, उसके कारण ऐसा लग रहा था कि मानो उस धुएं में नीचे की ओर मुख करके अनार तपस्या कर रहे हैं। तपस्या का मतलब तपना भी हो गया, और तपस्या का मतलब जैसे कोई धुएं इत्यादि के अंतर बैठकर कोई बड़ी भारी तपस्या कर रहा हो। तो ये दो दो उपमा जो है मस्तिष्क में छवि इनकी बनने लगी। स्पष्ट ना होने पर भी ये उसमें व्यंग्य रूप में तो आ रही हैं। अलम तपस्यतः धूमस्य धयान अधोमुखान, वो ऐसे लग रहा था कि जैसे अधोमुख नीचे मुख किए, धूमस्य धय, धय बने होता पीना, धयति धयतः धयंती, पीने वाला, धयः धयऊ धयः, और कस्य धय, धूमस्य, धुएं को पीने वाले। फलानि, उन फलों को, अर्थात अनार के फलों को देखा उसने। कैसे देखा? वो फल अनार के वृक्ष पर जो अनार का फल था, अनार कैसे लग रहे थे? नीचे मुख दिखे। कैसे? उसको नीचे मुख किया हुआ था। तो उसको कैसे लगा कि मानो ये घड़े जो हैं, घट जो हैं घड़े, ये तपस्या कर रहे हैं। तपस्या मतलब तप रहे हैं, नीचे की ओर मुख किए हुए। तो घड़ों में भी एक तपस्वी की छवि आ गई। समासोक्ति जैसी एक उसमें से छवि जो सुंदरता झलकने लगी।
तो घड़े तपस्या कर रहे हैं ना, घड़े तप रहे हैं नीचे की ओर मुख किए हुए, जैसे कोई तपस्वी तपस्या करता है विशेष तपस्याओं में, जैसे चारों ओर अग्नि जलाकर करना या धुएं में, इस प्रकार से जो। तो घटान इव अपश्यत तपस्यत अलम तपस्य, पर्याप्त रूप से जो तपस्या कर रहे थे। तो घड़े की उपमा के साथ साथ घड़े का जो घड़े में यहाँ उत्प्रेक्षा आ जाएगी, क्योंकि स्फुट रूप से न होकर संभावित किया गया है अर्थ। तो अलम तपस्यतः, तपस्या करने वाले घड़ों की भांति फलानि अपश्यत, फलों को देखा। वो फल क्या कर रहे थे, वो फल नहीं बल्कि वो घड़े किस प्रकार के, धूमस्य धयान, जो धुएं को पी रहे थे। धूम ग्रहणम कुर्वन्ति स्म, अधोमुखान, नीचे की ओर मुख किया हुआ था। स्वाभाविक है, पेड़ पर जब अनार लटकेंगे तो उनका मुख नीचे की ओर होगा। सब दाढ़ी में, दाढ़ी में मतलब दाढ़िम वृक्ष पर। दाढ़िम वृक्ष, वृक्ष के लिए शब्द कौन सा आया देखो, द्रुमे, द्रुम, द्रुम मैंने वृक्ष, पादप जो था पेड़। तरौ, दोहद, दोहद बोलते हैं अतिशय फल समृद्धि, भरपूर जो उस पे फल लदे हुए थे। वो अतिशय फल ही उसके लिए किसका काम कर रहे थे, धूप, धूप का धुआं, जैसे गहरा हुआ धूप का धुआं होता है ना, तो दूर से लदे हुए वृक्षों को देखकर ऐसा लगता था कि अतिशय फल रूपी उनके ऊपर धुआं छाया है। वो निश्चित है धूमस्य, तो धूप से जो धुआं उठेगा तो ये कल्पना को साकार करने के लिए उत्प्रेक्षा में हेतु रूप भी काम आ रहा है, और धुएं को कल्पना करना ये रूपक है। अतिशय फल रूपी जो धुआं है ये उस कल्पना में रूपक अलंकार का भी रूपक हो गया। यहाँ पर अतिशय फल रूपी धूप वाले, धूप मतलब धूप, धूम वाले वृक्ष पर, कौन से वृक्ष पर, दाड़िम वृक्ष पर, अनार के पेड़ पर क्या किया उसने, अपश्यत, देखा। किसको देखा, फलानी, फलों को देखा। वो फल कैसे लग रहे थे, घटान इव, घड़ों के समान लग रहे थे। घड़ों के समान कैसे लग रहे थे, जो कैसे घड़े थे, अलम तपस्यतः, अलम मैंने पर्याप्त रूप से जो तपस्या कर रहे थे, सुपर्याप्त रूप से, अतिशय रूप से जो तपस्या कर रहे थे। तपस्या किस प्रकार से कर रहे थे, धूमस्य धयान अधोमुखान, नीचे की ओर मुख है जिनका, और वो धुएं को पी रहे थे, यानी कि अधोमुख होकर जो धुएं का पान, धूमपान कर रहे थे तपस्या की दृष्टि से। और घड़े को भी जब तपाया जाता है तो भट्टी में इसी प्रकार से रखा जाता है। और घड़ों में तपस्यतः शब्द कह देने से एक और परिस्फूर्ति होने लगी, जिस प्रकार कोई तपस्वी धुएं के अंतर्गत बैठकर तपस्या करता है, या कई हठ योगी इत्यादि उल्टे लटक कर या एक पांव पर खड़ा होना ना जैसे होता है, तो वो छवि दूसरी बन गई समासोक्ति जैसी से उतने अंश में, घटान इव में। तो इसमें एक ही मतलब कि अलंकार के अंतर्गत दो दो तीन तीन अलंकार फिर से समाये हुए हैं। इतना अर्थ करने के बाद अब कि घड़े जो तपस्या कर रहे, जो फल हैं वो कैसे लग रहे थे, घड़ों के समान। अब वो फल क्यों कर रहे हैं इस प्रकार से, वो घड़े कैसे हैं, विदर्भ शुभ्रु, विदर्भ मैंने विदर्भ की, शुभ्रु मैंने सुंदर भ्रिकुटी वाली। वैसे तो विदर्भ की सभी सुंदरियों के लिए, किंतु यहाँ प्रसंग से हम दमयंती का अर्थ ले लेंगे। विदर्भ शुभ्रु, शुभ्रु सुंदर भ्रिकुटी है जिसकी भ्रू जिसकी, ऐसे विदर्भ शुभ्रु, उस विदर्भ शुभ्रु दमयंती के स्तन तुंगता, स्तन वक्षस्थल, तुंगता, तुंगता मैंने ऊंचाई, उच्छ्राया, जो उसके उन्नति है उसकी पुष्टता इत्यादि की प्राप्ति के लिए, यानी कि तदनुरूप आकार प्रकार आदि प्राप्त, ये कि हम भी इस प्रकार से बन पाएं। तो घड़े यहाँ पर इसमें है कि प्राय करके नायिका आदि के वक्षस्थल की जो उपमा है कुंभ से, घड़े से दी जाती है, या फिर हाथियों की गंडस्थल से दी जाती है। तो यहाँ कवि ने एक तो बिल्कुल उल्टी उपमा दे दी। उल्टा का मतलब कि उपमान और उपमेय में से जिसको उपमान बनना चाहिए था उसको उपमेय के रूप में प्रस्तुत कर दिया। तो यहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है उल्टा जब, तो किंतु ये प्रतीप अलंकार स्पष्ट ना होकर पर्दे से निकलता है, तो यहाँ पर वो ध्वनित हो रहा है प्रतीप अलंकार। जैसे व्यतिरेक में हमने चर्चा की ना कि जब उपमान को उपमेय से डाउन मतलब उसको कम, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो उपमेय को उपमान से अधिक बढ़ा चढ़ा कर दिखा दिया जाता है, तो व्यतिरेक अलंकार होगा। यहाँ प्रतीप अलंकार है कि घड़ों से उपमा दी जाती है वक्षस्थल की स्तनों की, तो यहाँ उपमा उल्टी करके दे दी गई कि घड़े उस आकार को प्राप्त करना चाह रहे थे, इस कारण से, तो वो कारण दे दिया, तो काव्यलिंग भी वहाँ हो गया। अब ध्वनित होकर प्रतीप अलंकार भी वहाँ आ गया कि विदर्भ शुभ्रु स्तन तुंगता आप्त, ये
ऊपर जुड़ा हुआ शब्द देखो, विदर्भ शुभ्रू स्तर तुंगताप्तये। ऐसे में तो तपस्या कर रहे थे कि हमें भी ऐसा आकार प्रकार बड़ा स्वरूप प्राप्त हो जाए। आप्तये मैंने प्राप्तये। तो कौन कर रहे थे तपस्या? घटान इव। देखे उसने अनार, उसको लगा कि ये अनार नहीं, ये घड़े हैं, ये घट हैं, कुंभ हैं। ये कुंभ क्या कर रहे हैं? ये उल्टे लटक कर तपस्या कर रहे हैं। तपस्या करने के क्यों कर रहे हैं? कारण क्या है तपस्या करने का? विदर्भ शुभ्रू स्तन तुंगताप्तये, ताकि हमारा आकार प्रकार भी इतना सुंदर हो जावे। यद्यपि व्यंग्यार्थ में वही आएगा कि दमयंती का स्मरण उसको हो रहा है, तो ये कवि उसी प्रकार से वर्णन कर रहा है। बहुत सारे भाव एकदम समा गए हैं इसमें। फलानि धूमस्य धयान धूमुखान, धूमस्य धयान, धूमे का पान। अब कवि ने धूमे की संभावना कहाँ से कर ली? भरपूर फलों से लदा हुआ वृक्ष है, तो उसके भरपूर समृद्धि, फल समृद्धि के कारण उसमें धूपत्व की कल्पना कर ली कि गहरा डेंस जो घना धुआं सा उसमें है। तो ऐसे वृक्ष पर, अनार के वृक्ष पर धुएं का पान करते हुए, अधोमुख किए हुए घड़ों को जो कि तपस्या कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? विदर्भ शुभ्रू स्तन तुंगताप्तये एतादृशान घटान इव, ऐसे घड़ों की भांति कौन लग रहे थे? फलानी। फलानी कौन लग रहे थे? दाड़िम वृक्ष के फलानी। तो दाड़िम वृक्ष के जो फल थे वो क्या होंगे? अनार ही तो होंगे। दाड़िम, दाड़िम शब्द ये फलवाची प्राय जितने शब्द होते हैं उनको पुल्लिंग में चलाने पर वो उसके वृक्ष के वाचक हो जाते हैं, और नपुंसक लिंग में तो फल के वाचिक होंगे ही। दाड़िमा, दाड़िमी और दाड़िमम, अगले पद्य में दाड़िमी स्त्रीलिंग का प्रयोग भी आएगा। अस्तु, ये तो एक शब्द की चर्चा हुई। शब्द को इसमें हमारे पास अभी बचा नहीं है। ये देखो अन्वय के मुख से एक बार फिर से इसको दोहराते हैं। स, यहाँ पर ये देखो, सह किम कृतवन अपश्यत, देखा। सह अपश्यत, सह नल ने, राजा नलह, अपश्यत मैंने देखा। लंग लकार दृश्य धातु प्रथम एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचनम। किसको देखा? फलानी अपश्यत, फलों को देखा। फल कैसे लग रहे थे? घटान इव, घड़ों की भांति लग रहे थे वह फल, मानो घड़े ही थे। तो यहाँ पर उपमा और उत्प्रेक्षा दोनों का सांकर्य हो गया है। घटान इव में स्पष्ट उपमा है, किंतु घड़ों को पूर्व प्रसंग जो आगे आया ना, अभी वर्णन कर रहे हैं, तो इससे वो संभावित अर्थ हो गया है। तो घड़े, घटान कैसे थे? अधोमुखान, जो नीचे की ओर मुख किए हुए थे, जैसे उल्टे पड़े हुए या नीचे की ओर घड़े जो रखे हों या लटक रहे हों। और क्या कर रहे थे? धूमस्य धयान, और जो धुएं को पी रहे हों। धुएं को घड़ा तो क्या पिएगा, किंतु उसके ऊपर जैसे धुआं आ रहा था। तो धुएं आने की कल्पना कवि को कहाँ से दिख गई? तो उसने कहा दाढ़ी में, क्योंकि ऊपर देखो ना, दाढ़ी में द्रुमे, दाढ़िम सप्तमी, द्रुमे सप्तमी, यानी कि अनार के वृक्ष पर। कैसा था वह अनार का वृक्ष? दोहद धूपिनी, ये भी सप्तमी में बना है। दोहद की धूप है, जिसमें जैसे गुण वाला गुणी कहलाता है, ज्ञान वाला ज्ञानी कहलाता है। दोहद धूप वाला दोहद धूपिन कहलाएगा, और सप्तमी एक वचन में बना दोहद धूपिनी। कि भरपूर फलों से लदे हुए, अतिशय फल समृद्धि के कारण लग रहा था कि जैसे वो अतिशय फल समृद्धि ही धूप के रूप में लग रही थी। तो दोहद धूपिनी इतने अंश में रूपक अलंकार। तो दोहद रूपी धूप वाले, यहाँ धूप का मतलब मैंने पहले भी स्पष्ट कर दिया, ये सूर्यातप वाली धूप नहीं है, ये धूप है सुगंधित, जो धूम प्रद जो धूप है। तो अगरू वर्तिका आदि में जो अगरबत्ती इत्यादि में जो इस्तेमाल होता है, तो धूप। तो दोहद फल समृद्धि रूप धूपिनी, धूपशालिनी, धूप धूम युक्ते दाढ़ी में द्रुमे, अनार के वृक्ष पर। विदर्भ शुभ्रू स्तन तुंगताप्तये, दमयंती के वक्षस्थल स्तरों की तुंगता, ऊंचाई या अनुरूप सुंदर स्वरूप प्रारूप प्राप्ति करने के लिए, यहाँ प्राप्ति करने के लिए मानो संभावित अर्थ हो रहा है, क्योंकि वास्तविक अर्थ ये बन नहीं सकता। तो इसीलिए वो उपमा उत्प्रेक्षा की ओर चलने लगी। अलम तपस्यतः, अलम मैंने सुपर्याप्त रूपेण, ऐसा नहीं छोटी मोटी समस्या कर रहे, अलम सुपर्याप्त रूपेण तपस्यतः, तपस्यता करने वाले। षष्ठी एक वचन में बना है, तपस्यति तपस्यतः, ये नाम धातु बन जाती है, जैसे नमस्यति वैसे तपस्यति, और उसको क्षत्रि प्रत्यय लगाकर षष्ठी में बना है, तपस्यन् तपस्यन्तौ तपस्यन्तः, षष्ठी एक वचन है तपस्यतः ना, ये षष्ठी एक वचन नहीं, ये धूमस्य का विशेषण नहीं, तपस्यता मैंने करने वालों। जैसे द्वितीय बहुवचन में भी यही बनता है, तपस्यतः।
तपस्यतः तपस्यन् तपस्यन्तौ तपस्यन्तः तपस्यन्तं तपस्यन्तौ तपस्यतः द्वितीया बहुवचनान्तं तो षष्ठी ना ये उसको तरह द्वितीया बहुवचनान्तं धूमस्य धयान धुएं को पीने वाले धुएं को ग्रहण करने वाले अधोमुखान अधोवक्त्रान अधोभूतान घटान इव कुंभान इव घड़ों के समान किनको देखा फलों को देखा इत्युक्ते दाड़िम फलों को देखा अनार को देखा अनारों को देखा अनार जो फल अनार के फलों को देखा अपश्यत स दोहद धूपिनी दाड़ी में द्रुमे विदर्भ शुभ्रु फल स्तद तुंगताप्तये अलम तपस्यतः धूमस्य धयान अधोमुखान घटान इव अपश्यत ये इसमें आ जाएगा। अलंकार बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है इसमें। उत्प्रेक्षा आ गई है, रूपक आ गया है, अभी ध्वनि तो हो रहा है, प्रतीप की ध्वनि भी आ गई है। हेतु उत्प्रेक्षा क्योंकि कारण पूर्वक उत्प्रेक्षा दी गई है, उपमा इसमें संकर रूप में रहेगी और प्रतीप अलंकार भी पूर्व जो दोहद धूपिनी में रूपक के साथ जो दिया गया ना उसको, क्योंकि कारण देखो विदर्भ शुभ्रुस्तर तुंगताप्तये तो यहाँ विपरीत होकर उपमा मतलब आ रही है। कुंभ उपमान बनते हैं किंतु यहाँ उपमेय रूप में और उस उपमेय के समान फिर से संभावना कर दी तो ये उपमा देते हुए उत्प्रेक्षा में परिणत कर दिया। अनार जो लग रहे हैं दाड़िम हैं घड़ों के समान, वो घड़े क्या करना चाहते हैं, विदर्भ शुभ्रु स्तन तुंगता को प्राप्त करना चाह रहे हैं। तो ये अलंकारों का बड़ा बारीक गुथा हुआ सुंदर सी एक माला बड़ी सुंदर सी बना दी कवि ने। तो ये बन गया प्रतीप ध्वनि। स्पष्ट रूप से ना होकर जब वो व्यंग्य के माध्यम से अलंकार निकला ना, इसलिए प्रतीप अलंकार की यहाँ ध्वनि है। अलंकार कह सकते हैं किंतु शास्त्र की एक साहित्यिक परिमापन की मर्यादा के अनुरूप हम इस बारीक तत्व को दिखाते हुए प्रतीप की ये ध्वनि हो गई। उपमा संकर रूप में भी यहाँ है। उत्प्रेक्षा का मूल कारण तो होती ही वही है किंतु यहाँ संभावित अर्थ के कारण वही उत्प्रेक्षा की ओर मुड़ गई। अस्तु, तो इसको एक बार फिर से देखो। विदर्भ शुभ्रुस्तन तुंगताप्तये घटानि वा पश्यदलं तपस्यतः फलानि धूमस्य धयानधोमुखान् सदाडिमे दोहद धूपिनि द्रुमे। अग्रिम पद्य में देखो फिर। वियोगिनीमयी क्षतदाडिमीमसौ प्रियस्मृतेः स्पष्टमुदीतकण्टकाम् फलस्तनस्थानविदीर्णरागिहृन्विषच्छुकास्य स्मरकिंशुकाशुगाम्। पदच्छेद में ज़्यादा स्पष्ट और हो जाएगा। वियोगिनीम ऐक्षत दाडिमीम असौ प्रियस्मृतेः स्पष्टम उदीतकण्टकाम् फल स्तन स्थान विदीर्ण रागी हृद विशत शुक आस्य स्मर किंशुक आशुगाम। ऊपर इस दोनों देखो उत्तरार्ध में तो फलस्तन स्थान विदीर्ण रागी हृद विशत शुकास्य स्मर किंशुकाशुगाम, ये एक पद है पूरा समस्त हो गया है। और बीच में कोई ऐसा तो रागी हृद विशत, पहले पदच्छेद देख लो, अर्थ स्पष्ट तो हो ही जाना है अभी। वियोगिनीम ऐक्षत दाडिमीम असौ प्रियस्मृतेः स्पष्टम उदीतकण्टकाम् फलस्तनस्थान विदीर्ण रागिहृद विशद शुकास्य स्मर किंशुकाशुगाम्। रूपक और उत्प्रेक्षा तो यहाँ है क्योंकि प्राय करके कभी जब दोनों अर्थ देता है तो उत्प्रेक्षा या उपमा को साथ में रखता है और रूपक अलंकार है वो उत्प्रेक्षा या उपमा उसके दूसरे पल्ले पर बैठती हैं, उसका साथ में सहायक बन जाती हैं। तो अभी देखते हैं इसके अर्थ के साथ साथ। वियोगिनी मैक्षत दाडिमी, तो पूर्व में दिखाया कि उसको जब अनार के वृक्ष में जब देखा अनार के फलों को तो उसको ऐसे लगा कि जैसे ये घड़े हैं, उल्टा मुख करके लटके हुए हैं, धुएं में तपस्या कर रहे हुए घड़ों के समान उन फलों को देखा। तो क्यों कर रहे थे तपस्या? कहते हैं कि ताकि दमयंती के स्तनों जैसा सुंदरता, आकार, प्रकार और ऊंचाई जो मिल जाए, परिपुष्टता, पीनता मिल जावे।
अब उसी को कवि ने दूसरे भाव से उत्प्रेक्षित कर रहा है। कहता है कि दाडिमीम, दाडिम अभी मैंने पिछले पद्य में कहा है ना, दाडिम पुल्लिंग में वृक्ष का वाची है, फल का वाची दाडिमम है, स्त्रीलिंग में भी दाडिमीम, दाडिमी फल को देखा वियोगिनी मईक्षत। कि जिस प्रकार से अब इसमें दाडिमी की कवि उत्प्रेक्षा कर रहा है कि पहले तो अपना पूरा दृश्य उपस्थित कर लो। वृक्ष है, वृक्ष में जो अनार का वृक्ष, अनार के वृक्ष पर उसने जब अनार के फल को देखा तो दाडिमी में एक वचन है जातिवाचकत्व, जहाँ एक वचन को लेकर है कि अनार को देखा। कैसे है? अब दाडिमी का स्त्रीलिंग में प्रयोग करने से समासोक्ति हो गई। समासोक्ति का परिपोषण करने के लिए शब्द दे दिया कि जैसे कोई वियोगिनी स्त्री हो, विरहिणी स्त्री हो। दाडिमी में स्त्रीलिंग देने से ही समासोक्ति से परिस्फूर्ति उसकी हो जाएगी और उसको स्थापित कर रही है वियोगिनी शब्द। वियोगिनी एक तो सीधा सीधा साफ शब्द है, वियोग की अवस्था से जो अभी गुजर रही है, ऐसी विरहिणी स्त्री की तरह है। और इसी शब्द में देखो व्युत्पत्ति से वि और योगिनी शब्द को अलग अलग कर दो। वि पक्षी का वाची होता है, पक्षियों का योग बनाने वाली, यानी कि पक्षी जिस पर आकर बैठ रहे थे, तो दोनों पक्ष बन गए ना। नायिका के पक्ष में, सुंदरी के पक्ष में जब देखेंगे तो वियोगिनी स्त्री की तरह हो गया। किंतु शाब्दिक उपमा कवि दे रहा है और वो उपमा जो है इव के बिना है, जो कि अभी फिर जैसे पिछले श्लोक में हमने देखा उपमा प्रारंभ होकर उत्प्रेक्षा की ओर मुड़ गई, यहाँ भी बिल्कुल वैसे है। और इव के बिना जब उपमा और उत्प्रेक्षा इव शब्द के बिना प्रयोग की जावे तो उनको लुप्त उत्प्रेक्षा और उपमा को लुप्त उपमा कहते हैं। यहाँ लुप्त उत्प्रेक्षा का साम्राज्य उसका स्थान है। अभी यहाँ पर अभी पहले अर्थ को पूरा संभालें। असौ उस राजा ने, ऐक्षत ईक्ष धातु देखने अर्थ में है, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में ऐक्षत, पूरा श्लोक इसमें समा गया। असौ ऐक्षत, राजा ने देखा। किसको देखा? दाडिमीम, दाडिमीम यानी अनार को देखा। स्त्रीलिंग में प्रयोग कर दिया क्योंकि कोश वाक्य में तीनों लिंगों में है, तो यहाँ स्त्रीलिंग में प्रयोग करना भी उसमें विरहिणी स्त्री की छवि दिखलाना है, तो समासोक्ति भी आ गया उसमें। वियोगिनी शब्द श्लेष से दोनों अर्थ देगा। जब अनार के पक्ष में देंगे तो पक्षियों से युक्त, और जब स्त्री यानी कि उस विरहिणी स्त्री के कल्पना में जाएंगे तो इसका चला जाएगा अर्थ वियोगिनी, विरहिणी के समान। के समान शब्द में कवि ने इव शब्द का प्रयोग नहीं किया कि उसकी तरह दिख रही थी मानो। तो उत्प्रेक्षा उपमा से शुरू हुई, किंतु आगे आने वाले विशेषणों से वो सीधे सीधे संभावित अर्थ हो जाने के कारण लुप्त उत्प्रेक्षा की ओर मुड़ गई। तो वियोगिनी मई क्षतदाडिमी मसौ, वियोगिनी के समान, किसी वियोगिनी स्त्री के समान उसने वियोगिनी अनार को देखा। तो वियोगिनी का मतलब अनार के पक्ष में पक्षी, जब वृक्ष पर है तो निश्चित है पक्षी आएंगे, तो पक्षियों से युक्त जिस पे पक्षी भी आके बैठ रहे थे, ऐसे अनार को देखा। अगले विशेषण में देखो, कहते हैं कि ये दाडिमी कैसी थी? प्रिय स्मृते स्पष्टमुदित कंटकाम। अब वो नायिका कैसे? जैसे विरहिणी स्त्री के पक्ष में प्रिय स्मृते, अपने प्रियतम की स्मृति के कारण, पंचमी आ गई इसमें। स्पष्टम मैंने स्फुट रूप से उदित कंटक, जिसमें कंटक छोटे छोटे जो कंटक जो उदित मैंने उगाए थे, उगने का मतलब कि निकले हुए थे, उभरे हुए थे। उद्गत, उदित उद्गत कंटक। और कंटक शब्द का दूसरा जो हमारे रोमांच होना होता है वो भी कंटक होता है, क्योंकि जो हमारे रोंगटे जब खड़े होते हैं तो वो रोंगटे भी एक कंटक जैसे है। तो कंटकित होने का अभिप्राय रोमांचित होना भी होता है और कंटक कांटों से युक्त होना भी होता है। तो यहाँ जब विरहिणी स्त्री के पक्ष में लगाएंगे तो प्रिय का स्मरण करते ही वो रोमांचित हो गई। ये संभावित उत्प्रेक्षा के संदर्भ में जा रहा है। और अनार के पक्ष में अपने प्रिय का स्मरण करने से, तो उत्स्पष्टमुदित कंटकम, यहाँ प्रिय स्मृते शब्द केवल विरहिणी स्त्री के पक्ष तक सीमित रह जाएगा, और स्पष्टम उदित कंटकाम ये दोनों तरफ अपना अर्थ देगा। विरहिणी स्त्री के पक्ष में तो रोमांचिताम, रोमांच होने का कारण क्या है? क्योंकि उसको अपने प्रिय का स्मरण हो उठा। तो प्रिय का स्मरण हो उठे ही ततत अवान्तर जो जो चर्चाएं हैं वो उसके अंदर सहृदय संवेद्य अपने आप सभी वो आ जाएंगी। तो उदित कंटकाम, किंतु अनार के पक्ष में तो प्रिय स्मृति, इतना अंश वहाँ नहीं जुड़ेगा। ये योग विभाग करना पड़ता है, उसमें करना क्या स्वाभाविक है, हम कितने अर्थ को किस संदर्भ में जोड़ें या हटाएं। उदित कंटकाम। अब अगले दो जो चरण है ना, या उत्तरार्ध के, ये पूरा का पूरा इतने शब्दों को मिलाकर एक समस्त पद बना हुआ है। फलस्तनस्थान विदीर्ण रागिहत।
फल रूपी जो स्तन है, अनार के समान जो है उपमा दी जाती है। अभी मैंने कहा कि वो कुंभ, पिछले पद्य में कुंभ के समान जो वक्षस्थल की उपमा दी जाती है, तो अनार के समान दी जाती है। तो यहाँ फल स्तन स्थान, फल के साथ जो फल है, यानी कि यहाँ फल शब्द प्रसंग से किसकी चर्चा चल रही? दाढ़ी में अनार फल के समान जो स्तन वक्षस्थल है, उस स्थान पर, क्योंकि हृदय भी वहीं पर है, तो उसमें विदीर्ण रागी हृद, पहले हम नायिका के पक्ष में विदीर्ण मैंने भिद गया है, विदीर्ण कर दिया है। रागी मैंने राग से युक्त, राग के दो मतलब होते हैं, वैसे तो कई मीनिंग है, हमारे यहाँ पर अभी हमें दो चाहिए। राग प्रेम को भी बोलते हैं और राग लाल रंग को भी बोलते हैं। तो रागी हृदय मतलब अनुराग से, प्रेम से भरे हुए हृदय को विदीर्ण कर डाला। किसने कर डाला? विशत शुकास्य स्मर किंशुकाशुगम। स्मर किंशुक, स्मर कामदेव का, किंशुक मैंने, किंशुक पर पलाश पुष्प का बना हुआ जो आशुक मैंने उसका बाण है, कामदेव के पलाश से जो बाण है, फूलों के बाण है उसके, आम्रादि कमल इत्यादि, तो ये पलाश भी उसके बाणों में आता है। तो स्मर किंशुक आशुगाम, कामदेव के किंशुक बाणों के से बिंधे हुए। विशत शुकास्य, वो कामदेव के बाण किसके समान लग रहे हैं? फिर से देखो उपमा दे दी, शुक आस्य, शुक मैंने तोता, उस तोते के आस्य मैंने मुख के समान लग रहे हैं। पलाश, सबसे पहले तो देखो तोते की चोंच जो है वो लाल रंग की होती है, वो लाल रंग की चोंच किसके समान लगती है? जैसे पलाश का पुष्प हो। पलाश का पुष्प होने का अभिप्राय, यहाँ देखो पलाश के पुष्प की पहले छवि देख लो कैसे लगेगी। तो ये कवि ने बड़ी शानदार, बड़ी सुंदर उपमा दे देख रहे हो, ये जो पलाश के पुष्प की ये जो तस्वीर जो है, चित्र है, तोते की चोंच भी इसी प्रकार से होती है। और कामदेव का एक बाण भी पलाश किंचुक का बना होता है। ये देखो और चित्र है। तो इस प्रकार से अगले पद्य में और आएगा, इसी की कल्पना कवि करेगा, जैसे कि वो अर्धचंद्र होता है ना, उसके समान कल्पना करते हुए पलाश पुष्प को जोड़ेगा। तो ये उपमा ताकि सार्थक सभी समझ पाएं कि क्यों कवि इस पर, जैसे चंद्रमा तो सभी के सामने स्पष्ट है ही, तो इसी प्रकार ये चित्र को देखें। ये जो छवि दी जा रही है ना, जैसे पलाश का पुष्प ये तोते की चोंच के समान भी लग रहा है, और कामदेव का बाण भी है। अब हम चलते हैं वापिस इधर, कल्पना में ये अर्थोपस्थिति हो गई। शुक आस्य, तोते की चोंच, वैसे तो तोते का मुख, तो तोते का मुख उसकी चोंच हुई, तो चोंच, तो जो चंचू है, जो शुक चंचू, शुक कीर, तोते की चोंच के समान, तोते की चंचू के मुख के समान जो कामदेव का पलाश पुष्प का बाण है वो उसमें घुस रहा था। जैसे कोई अनार के अग्रभाग में तोता जब चोंच मारता है उससे, तो वो फट जाता है, बस उसमें भिद जाता है। तो उस अनार को जब नल ने देखा, अब ये देखो शब्दों का बड़ा सुंदर विवरण और अलंकार देखो भरमार, पिछले पद्य भी एक से एक दूसरे में गुथे हुए अलंकार आए। अब इसके सौंदर्य को देखो। सबसे पहले तो अर्थ स्पष्ट हो गया, राजा नल ने क्या किया, एक एक शब्द को लेकर चल रहा हूं ताकि स्टेप टू स्टेप सभी उसको कैच करते जाएं। राजा नल ने असौ एक शब्द देखा, किसको देखा? दाड़िमीम देखा, अनार को देखा। इस अनार के लिए जो दाड़िम शब्द को स्त्रीलिंग में प्रयोग किया, तो इसका अभिप्राय क्या है कि कवि किसी उत्प्रेक्षा के साथ साथ या रूपक को देना चाह रहा है। तो वो किसके रूपक में आ गया? वीरहिणी स्त्री का रूपक आ गया। वो क्या थी? रोमांचित हुई थी, तो जो हल्के जो छोटे छोटे कंटक थे वहाँ पर, तो वो कंटक अनार पक्ष में हो गए और विरहिणी स्त्री के पक्ष में, जैसे कोई अपने प्रिया का स्मरण करते ही मानो रोमांचित हो गई हो, तो मानो संभावित अर्थ करते ही उत्प्रेक्षा। और वो अनार कैसा लग रहा था? वो अनार अपने मुख भाग से तोते चोंच मारकर उसको थोड़ा सा अलग काट चुके थे, तो वो अंदर से फटा, तो फटा मतलब थोड़ा सा फैला हुआ था। तो कवि ने वहाँ क्या उत्प्रेक्षा की कि ऐसा लग रहा था कि फलस्तन स्थान, जो फल स्तन स्थान है, फल रूपी जो वक्षस्थल स्तन है, उसके स्थान पर, क्योंकि हृदय भी उधर ही है इधर, तो विदीर्ण रागी हृदय, विदीर्ण मैंने बिंद गया है, रागी मैंने प्रेम से भरा हुआ हृदय, और उस प्रेम से भरे हुए हृदय में विशद मैंने प्रवेश कर रहा है। कौन कर रहा है? शुक आस्य ओम, तोते के समान मुख वाले कामदेव का पलाश बाण, कामदेवस्य स्मरस्य किंशुक आशुग,
कामदेव का पलाश रूपी बाण प्रवेश कर रहा है उसमें। तो यहाँ एक तो ये हो गया। और अनार के पक्ष में तोते का मुख रूपक में आ जाएगा कि शुकास्य स्मर, ये तो उधर आ गया ना, कामदेव का पलाश रूपी जो बाण है वो तोते का मुख। और फल के पक्ष में सचमुच ही तोते के चोंच से उस अनार को काटा गया है, तो वो अंदर से थोड़ा फट गया, फैल गया, बिंद गया। तो एक और ये रूपक हो जाएगा, दूसरी ओर उत्प्रेक्षा हो जाएगी। अब अन्वय के माध्यम से देखो, असौ उसने, राजा नल ने क्या किया, देखा। देखने के लिए शब्द ये देखो क्रियापद, पहले हमने क्रिया निबंधन कर लिया स्टार्टिंग और एंड जो है इन दोनों में श्लोक समाया हुआ है। एक एक पद को पकड़ते जाओ। किसको देखा, दाडिमीम ऐक्षत, कैसे दाडिमी को देखा, दाडिमीम कीदृशी, वियोगिनीम, अनार के पक्ष में पक्षियों से युक्त, और विरहिणी स्त्री का जब उत्प्रेक्षा वो संभावित पक्ष आवे तो तब वियोगिनी विरहिणी स्त्री के समान। इव शब्द के बिना तो लुप्त उत्प्रेक्षा चल रही है, जो कैसी थी, जिसका हृदय कामदेव के पलाश जैसे बाणों ने भेद दिया है। अब यहाँ कामदेव का सचमुच में पलाश का पुष्प तो वहाँ है नहीं अनार के ऊपर, साथ में दूसरे पेड़ पौधे पर वो सब जगह होगा, किंतु स्मर किंचुक आशुगाम में तो यहाँ पर कवि को पलाश कहाँ से नजर आ गया, तोते की चोंच में कवि को कामदेव का पलाश नजर आ गया, क्योंकि तोते की चोंच को, तोते का जो चंचु मुख भाग है वो बिल्कुल वैसे ही होता है जिस प्रकार से पलाश पुष्प, ये पलाश पुष्प के ये देखो चंचु जैसा भाग हो गया, तो उसके समान वो क्या कर रहा है, विशद में प्रवेश कर रहा है, घुस रहा है। कहाँ पर घुस रहा है, हृदय में। हृदय कैसा है, रागी, प्रेम से युक्त है। वो क्या हो चुका है, फलस्थान से, यानी कि बाहर के स्थान से, अनार का जो मुख स्थान से वो विदीर्ण हो चुका है, तोते ने चोंच मारकर उसको विदीर्ण कर दिया, बेध डाला है। तोते आकर बैठते हैं, शुक इत्यादि बैठते हैं, उसके आने से वो फल को खाते हैं। खाते वक्त उनकी चोंच जब घुसती है तो कवि ने कहा ये चोंच नहीं, ये कामदेव का पलाश का बना हुआ बाण है, जो कि उस विरहिणी स्त्री के प्रेम वाले हृदय में घुसकर उसको काट रहा है। ऐसे दाडिमीम ऐक्षत, तो दाडिमी में विरहिणी स्त्री का पूरा अर्थ इसमें समावेशित हो गया। वियोगिनी शब्द में अनार के पक्ष में श्लेष भी हमें करना पड़ेगा। ऊपर रूपक एक और जाने पर एक स्विंग में रूपक है, और वही जब लौट कर आएगी तो वो उत्प्रेक्षा के रूप में कन्वर्ट हो चुका होगा। तो अर्थ सौंदर्य सबके सामने ये स्पष्ट है, लुप्तोत्प्रेक्षा है और ये रूपक आ गया है। वियोगिनी में श्लेष अलंकार भी है। यहाँ श्लेष अलंकार बड़ा सहायक हो उठता है कि एक श्लेष अलंकार का कभी बड़ी कुशलता से एक शब्द का भी प्रयोग करते हैं तो वो दो तीन अलंकारों के दरवाजे साथ में खोल देता है। यानी कि कहना चाहिए ना कि इंटरजेक्शन, जो आपस में हब जोड़ने का एक केंद्र बन जाता है श्लेष वहाँ पर। तो ये समझने की दृष्टि से कि आगे भी इस प्रकार से गुथे हुए जब अलंकार आते हैं तो एक एक को बड़ी स्पष्टता से कैसे देख पाएं। तो अर्थ सौंदर्य सबके सामने स्पष्ट हो गया है। वियोगिनी मयि क्षतदाडिमीमसौ, वियोगिनी मयि क्षतदाडिमीमसौ प्रिय स्मृते स्पष्टमुदीत कंटकाम फलस्तनस्थान विदीर्ण रागी हृन्विषुकास्य स्मर किंशुकाशुगाम। ये श को छ ये संधि के नियम से बहुत पहले चर्चा कई बार मैं इसकी कर चुका हूँ। पदच्छेद को, मूल पद्य और पदच्छेद को देखने मात्र से ही शब्द बहुत सारा अर्थ व्यक्त कर देते हैं। अर्थ व्यक्त ना भी करे किंतु व्याकरण की उठापटक, कहाँ संधि हो रही है, समास को किस प्रकार से संभालना है, ये अपने आप एक बेस तैयार, आधार तैयार हो जाता है। तो इसलिए इसको किसी भी पॉइंट को छोटा मोटा ना समझे। पदच्छेद और अन्वय पर जाने का मतलब पूरा श्लोक अपना समर्पण कर देगा, उसका भाव, सौंदर्य, तात्पर्य, गहराई सब कुछ समझ में आना शुरू हो जाती है। तो ये हो गया विशद शुकास्य। जब वो अनार के पक्ष में तो स्पष्ट है, शुकास्य स्वयं तोते ही उसको कर रहे हैं। तो पलाश कहाँ से आया वो मैंने स्पष्ट कर दिया है, वस्तुतः नास्ति, किंतु तोते की चोंच का आना ही वहाँ पलाश पुष्प के समान संभावना कर दी गई है। एतावद मात्रमेतन् तो अद्य तावत् पद्यद्वयात्मकमेव व्याख्यानं पर्याप्तमस्तु। शुभमस्तु सर्वेषाम्।